हैं ईटीएन और स्वदेश, और आज हमारे शो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट पावर स्टॉक्स का लास्ट 6 से 8 महीने में एक ज़बरदस्त तरीके का री रेटिंग हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन टाटा पावर पर्टिकुलरली अगर आप लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखें तो बहुत ज़बरदस्त री रेटिंग हुआ है। इनफैक्ट इस री रेटिंग में ये देखिए 6 महीने का ग्राफ, 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है वो स्टॉक। और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि उनके रिन्यूएबल स्ट्रैटेजी, जैसे बाजार उनको देख रहा है वो पूरा चेंज हो गया है, ईएसजी टाइप का एक प्ले देख रहा है, लेकिन उनके फंडामेंटल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर नंबर्स में हमने देखा करीब 18% का उछाल उनकी इनकम में देखा है। मार्जिन हल्का सा प्रेशर में था, लेकिन ओवरऑल बाजार को वो नंबर्स अच्छे लगे। कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंबर्स पे और दूसरे फैक्टर से बात करने के लिए। मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीएन और स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। ये ओवरऑल क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आया शायद, लेकिन आपके हिसाब से खास ध्यान देने वाली बातें कौन सी थी इस क्वार्टर में? ये क्वार्टर बहुत ही कठिन क्वार्टर था। इस क्वार्टर में हमारे उड़ीसा में 2 बार साइक्लोन आए, साइक्लोन यश एंड साइक्लोन गुलाब। इसके साथ साथ देयर वाज अ साइक्लोन इन द वेस्ट कोस्ट आल्सो। तो ये क्वार्टर काफी कठिन क्वार्टर रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस क्वार्टर में एक नया प्रॉब्लम उभर के आया, वो था कि कोल अवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो गया। टिपिकली क्या होता है, मॉनसून में कोल माइंस जो हमारे हैं, जो ओपन कास्ट माइंस हैं, वहां पे पानी भर जाता है एंड डी वाटरिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और इसके साथ साथ जो रेल मूवमेंट होता है कोयले का, वो भी इम्पैक्ट कर जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द साइक्लोन पीरियड। रेल ट्रैफिक बंद हो जाता है 3-4 दिन के लिए। सो इस क्वार्टर में बड़े सारे आउटसाइड योर कंट्रोल इवेंट्स होते हैं, और उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हमारे जितने भी जनरेशन प्लांट्स हैं जो डोमेस्टिक कोल पे हैं, और उसमें बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी रहा और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग ने चलाया है। काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, बट कई सालों से हम लोग का इसमें एक्सपीरियंस है, तो वी हैव बीन एबल टू हैंडल इट। इस क्वार्टर में हमारा मुंद्रा प्लांट नहीं चल पाया क्योंकि इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत हाई थे, और यदि हम उसको चलाते तो हमारा बहुत ज्यादा अंडर रिकवरी होता, तो हमने उसको नहीं चलाया था, जो अब अक्टूबर महीना में फिर शुरू किया गया है। बिकॉज जो प्रोक्यूरर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि रिवाइज्ड टैरिफ देंगे एज पर दी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कोल। पिछले क्वार्टर में दिस इज द 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर जिसमें हमारा पैट ग्रोथ रहा है, और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है टाटा पावर का एक हॉलमार्क हो गया है। बड़े कठिन समय कोविड के साथ साथ और भी जो एक्सटर्नल इवेंट्स हुए हैं उसमें हम काम करते रहे, और ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है रेजिलियंस हमारे लोगों का कि जितनी भी कठिनाई आए वो फिर भी अपने को अच्छे तरीके से जो भी उनकी जिम्मेवारी उसको निभाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से हम सर्विस दे पाएंगे अपने कंज्यूमर्स को। जी सर, साथ ही ओवरऑल इस पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिमांड का ट्रेंड कैसा रहा है? बिकॉज काफ़ी रिवाइवल हमने देखा है, और साथ ही ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कोयले के दाम बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट आप आगे चल के किस तरह से देख रहे हैं? नॉर्मली ड्यूरिंग दिस क्वार्टर मॉनसून के कारण कोल सप्लाई थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और इस बार भी यही हुआ कि कोल सप्लाई ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड कम हो गया। लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म हुआ, द डिमांड ऑफ पावर वेंट अप। फार्मिंग के लिए भी जरूरत पड़ा, एग्रीकल्चर के लिए भी। इसके साथ साथ अब कोविड का प्रकोप कम हुआ है, तो जितने भी ऑफिसेज हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, सब खुल गए हैं, और पूरी तरीके से फैक्ट्रीज भी काम कर रहे हैं। और गर्मी बहुत हो जाती है आफ्टर मॉनसून एंड ह्यूमिडिटी हो जाता है, तो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, ऑफिस रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग बढ़ जाता है। तो इसके कारण डिमांड काफी हाई रहा है। कंसिस्टेंटली पूरे अक्टूबर में डिमांड काफी हाई रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 15 नवंबर तक इसी तरह रहेगा। उसके बाद एक बार विंटर्स
स्टेप इन हो जाए तो फिर डिमांड कम हो जाएगा। और इस बीच में जो कोल सप्लाई पोजीशन रहा है वो थोड़ा सा टफ रहा है कि जितना रिक्वायरमेंट है रोज दिन यूज करने का उतना ही सप्लाई हो रहा था, तो इसलिए बफर स्टॉक नहीं बना पाए। और मॉनसून के पहले वो बफर स्टॉक नहीं बन पाया था क्योंकि काफी सारे जनरेटिंग कंपनीज को पैसा मिलना था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, और ये एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर्स नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बिजनेस उनका नहीं हो रहा था। सो सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जा सकता है कि ये बड़ा ही टफ क्वार्टर था एंड आई थिंक वी हैव कम आउट ऑफ इट। कुछ और अनदर 2-3 वीक का सवाल है। प्लांट्स अब ऑपरेट कर रहे हैं, काफी सारे प्लांट्स में कोल आ गया है, और जहां नहीं आया है वहां पे भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको जल्दी से। सो एवरेज कोल जो पहले 3 दिन था वो अब बढ़ के करीब 4 से 5 दिन हो गया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एंड ये उम्मीद है कि अगले 2 वीक में या 3 वीक में सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा एंड ये जो टच एंड गो वाला सिचुएशन है वो नहीं रहेगा। सेना साहब, कोयले को लेकर जो आपका अरेंजमेंट है स्टेट्स के साथ, क्या वो टेम्परेरी है या कुछ समय तक और चल सकता है? कुछ अगर विजिबिलिटी दें इस बात की। ये अरेंजमेंट अभी 3 स्टेट्स के साथ है। सबसे ज्यादा गुजरात का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद राजस्थान और पंजाब का। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। अभी तक उन्होंने हमें अप्रूवल जो दिया है एंड नवंबर तक का दिया है, बट उन्होंने ये भी बताया है कि वो शायद इसको एक्सटेंड कर दें एंड दिसंबर तक। सो ये देखना होगा कि किस तरह पावर सप्लाई का डिमांड रहता है स्टेट्स में, किस तरह से सप्लाई होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कोल प्लांट्स, और किस तरह से इंटरनेशनल कोल प्राइसेस मूव होते हैं। यदि वो कम हो गया तो फिर इस तरह का टेम्पररी अरेंजमेंट का जरूरत नहीं रहेगा, बट ये नहीं एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही ज्यादा कम होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 महीने तक ये शायद सिचुएशन कंटिन्यू करे और हम इसको कंटिन्यू करें ये टेम्पररी अरेंजमेंट को एक्सटेंड करने का, एंड एज थिंग्स इम्प्रूव उस समय फिर एक रिवाइज्ड अरेंजमेंट के साथ हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। सिन्हा जी, साथ ही ये जो रिन्यूएबल स्पेस है जहां पर इतना फोकस सभी का बना हुआ है, सरकार का भी बना हुआ है, वहां पर आपको स्केलेबिलिटी कैसी दिख रही है आगे जाके? बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, चाहे सोलर पंप का हो या रूफटॉप सोलर का। पिछले साल हम पूरे साल में करीब 600 करोड़ का रूफटॉप सोलर किए थे। इस साल हमें 2 क्वार्टर में ही ऑर्डर ही आ गए हैं 850 करोड़ के, और एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक हमें जिसको एग्जीक्यूट करना करीब 1200 करोड़ है, जो हम इस साल पूरा उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो चीज हम पूरे साल में पिछले साल कर रहे थे अब हम 2 क्वार्टर में कर रहे हैं। सेम हमारा सोलर पंप्स का है, जो हम पूरे साल में करते थे वो हम 2 क्वार्टर में कर लिए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग जब साल शुरू किए थे तो हम लोग 10x ग्रोथ दोनों का मान रहे थे कि रूफटॉप सोलर एंड सोलर पंप्स अगले 5 साल में, और उसी तहत हम लोग ये इनिशिएटिव्स काफी लिए हैं और इसका मार्केट में भी बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है। बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और सब तरह के कंज्यूमर्स, चाहे ये डोमेस्टिक रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रीज है, सो दे आर ऑल इंटरेस्टेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में climate change is becoming a very important thing, and industries और various multinationals भी बोल रहे हैं कि हम slowly we will become 100% renewable user of energy, और इसीलिए जो हमारा सोलर और उसके साथ कहीं कहीं हम विंड और स्टोरेज भी दे रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये गोइंग फॉरवर्ड ये COP26 के बाद और भी पॉपुलर होगा, बिकॉज काफी इस तरह इसके इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। COP26 में काफी डिसीजंस इस तरह से लिया जाएगा कि इनफैक्ट मिस्टर सिन्हा, बाजार में स्ट्रीट में बहुत उम्मीदें हैं आपके भी रिन्यूएबल बिजनेस के बारे में, किस तरह का न्यूज़ फ्लो रहेगा। इनफैक्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि और बहुत खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं कि आपके रिन्यूएबल बिजनेस के मोनेटाइजेशन का क्या स्टेटस है इस समय, IPO या किसी और तरह की फंड रेजिंग। इस समय आपने पहले इस पर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ था, फिर
बाद में मालूम नहीं चला कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा शेयर कर सकें। ये हम रिन्यूएबल बिजनेस चाहते थे कि थोड़ा ग्रो कर जाए, स्केल आ जाए, और तब हम इसका डिसीजन लें कि किस तरह का हम इसमें स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ये काफी एडवांस स्टेज है और काफी ग्रोथ भी हुआ है रिन्यूएबल में। तो अब हम ये फाइनल स्टेज में आ गए हैं। अब ये अगले 2-3 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि एक फाइनल व्यू इस पे बना लिया जाएगा, और जैसे ही व्यू बनेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। ये जो ईवी व्हीकल्स का पूरा बिजनेस है, ई व्हीकल्स का, उसे लेकर वैसे भी काफ़ी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। प्रबीर जी, जो चार्जिंग बिजनेस है, ईवी चार्जिंग का, और अभी अभी आपने 1000 चार्जिंग पॉइंट्स का माइलस्टोन भी क्रॉस किया है, इसे लेकर फ्यूचर स्कोप क्या दिख रहा है आपको? ये अभी अर्ली स्टेजेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का। अभी तक हम लोग ने 1000 पब्लिक चार्जर्स लगाए हैं, काफी 180 शहरों में और कुछ हाईवेज पे भी। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये इस ईयर एंड तक 2000 से ज्यादा कर देंगे, और हर साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3000 से ज्यादा पर ईयर हम लगाएंगे। सो ये ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन होता है। बहुत अच्छा टाटा मोटर्स का मार्केट रहा है इसके लिए। इसके साथ साथ और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर हम राजस्थान तक चाहे हाई। तो ये था टाटा पावर का मैनेजमेंट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब और एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर सरकार का भी फोकस है, बाजार का भी काफ़ी फोकस है, और वो है टेक्सटाइल क्षेत्र। इनफैक्ट सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अगले 5 साल में $100 अरब के एक्सपोर्ट का लक्ष्य तो रखा ही है। साथ ही इससे पहले सरकार ने इस पूरे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के तहत 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ भी इस सेक्टर को दी हुई है। इन सारे मुद्दों पर इनफैक्ट अजय ने, जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी हैं, उपेंद्र प्रसाद सिंह, उनसे बात की थी। कुछ अंश सुन लेते हैं इनकी बातचीत के, फिर लौटते हैं। एक खास बातचीत हम करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्रेटरी मिस्टर उपेंद्र सिंह से। टेक्सटाइल क्षेत्र में किस तरह के कदम गवर्नमेंट उठाना चाहती है, किस तरह का कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स